आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन की हिदायत, नाराबाजी समेत बच्चों को इंतखाबी मुहिम में किसी भी सूरत में न करे इस्तेमाल। झारखंड के वजीर आला चंपई सोरेन ने 47 वोट के साथ असेंबली में अक्सरियत की साबित, भाजपा को बनाया तनकीद का निशाना, कहा बीजेपी ने हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर का अबूरी बजट आज किया जाएगा पेश। यूनियन टेरिटरी के लिए दिल्ली से 5वां बजट, 1,20,000 करोड़ रुपए की तखमीना का खदम। और सब्जी मंडी बानिहाल में आतिश ज़दगी, 100 के करीब टीन शेड माल और असबाब समेत खाकिस्तर। मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को हिदायत दी है कि वो पोस्टर्स, पैम्फलेट की तकसीम, नाराबाजी समेत बच्चों को इंतखाबी मुहिम में किसी भी सूरत में इस्तेमाल न करें। पार्टियों को भेजी गई एक एडवाइजरी में पोल पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी अमल के दौरान बच्चों के किसी भी तरीके से इस्तेमाल किए जाने के हवाले से अपनी जीरो टॉलरेंस का इजहार किया है। पोल वॉचडॉग ने कहा है कि सियासी रहनुमाओं और उम्मीदवारों को किसी भी तरह से इंतखाबी सरगर्मियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें किसी बच्चे को बाजू में पकड़ना, बच्चे को गाड़ी में या रैलियों में ले जाना शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान बच्चों के तमाम तरह के इस्तेमाल, जैसे इनसे गाने, नज़्में पढ़ाना या इंतखाबी निशान की नुमाइश में शामिल करना, सब पर पाबंदी रहेगी। ताहम बच्चे के अपने वालिदैन या सरपरस्त के साथ किसी सियासी रहनुमा की गुर्बत में मौजूदगी जो सियासी जमात की तरफ से इंतखाबी मुहिम की किसी सरगर्मी में मुलविस नहीं है को रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमीशन के कलीदी स्टेक होल्डर्स के तौर पर सियासी जमातों के अहम किरदार पर मुसलसल जोर दिया है। उन पर जोर दिया कि वो खास तौर पर आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नजर जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने में फाल शराकतदार बने। जम्मू कश्मीर का माली साल 2024-25 का अबूरी बजट आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन पार्लियामेंट में पेश करेंगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली न होने की वजह से जम्मू कश्मीर का लगातार 5वां बजट है जो सदराज के निफाज के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना जम्मू कश्मीर के सिलसिले में ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात को जाहिर करने वाली तफसील भी पेश करेंगी। जराये का कहना है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया आइंदा माली साल के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए या इससे कुछ ज्यादा के बजट का हदफ रखती है। मरकज और जम्मू कश्मीर में मई के वस्त या आखिर में नई हुकूमत बनने के बाद मुकम्मल बजट पेश किया जा सकता है। और उन्होंने मजीद कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को 2024-25 के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है तो ये यूटी इंतजामिया के लिए अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर 19 जून 2018 से मुंतखबा हुकूमत के बगैर है। बीजेपी PDP मखलूत सरकार के खात्मे के बाद 2019-20 का बजट उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने रियासती इंतजामी कौंसिल के सरबराह के तौर पर मंजूर किया था। 2019 में जम्मू कश्मीर का दर्जा यूटी में कम करने के बाद इसके तमाम बजट मरकज ने ही पार्लियामेंट में पेश किए हैं। मरकजी वजीर खजाना की जानिब से 1 फरवरी को पूरी यूनियन बजट में 37,277.74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें सिर्फ 35,619.30 करोड़ रुपए मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में वसाइल के फर्क को पूरा करने के लिए रखे गए हैं।
झारखंड असेंबली में आज चंपी सोरेन ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। आज चैंपियन सोरेन को अक्सरियत साबित करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई है और 81 नशस्तों वाली असेंबली में जरूरी 41 वोट की जगह उन्होंने 47 वोट हासिल कर लिए हैं। उनके खिलाफ महज 29 वोट पड़े हैं। काबिल जिक्र है कि चैंपियन सोरेन ने 2 फरवरी को वजीर आला ओहदे का हलफ लिया था और अक्सरियत साबित करने के लिए 5 फरवरी यानी कि आज की तारीख तय हुई थी। उन्होंने आज एतमाद का वोट पेश किया है और उसके बाद उस पर बहस शुरू हुई। बहस के शुरू में चैंपियन ने बीजेपी को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने उन्हें नाकाम कर दिया है। साथ ही उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाने के लिए मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। चैंपियन सोरेन ने यह वादा भी किया है कि वजीर आला रहते हुए हेमंत सोरेन ने जो मंसूबे शुरू किए हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे। इधर झारखंड के साबिक नायब वजीर आला और AJSU पार्टी के सदर सुदेश महतो का कहना है कि ट्रस्ट वोट उन अरकान की बुनियाद पर हुआ जो सवालात पर मबनी नहीं था। उनके पास इस वजह का जवाब नहीं है कि ये सूरत-ए-हाल क्यों पैदा हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत करप्शन पर उठने वाले सवालात पर खामोश रही। सदस्यों के आधार पर हुआ है, लेकिन सवालों के आधार पर नहीं। जिस सवाल पर यह परिस्थिति पैदा हुई उस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं था। ये सवाल आवाम का है, लोगों का है, आज की परिस्थिति का है। करप्शन के जो चार्जेज हैं उसके ऊपर सरकार मौन रही। मैंने कहा कि व्यक्तिगत, धार्मिक या फिर सामाजिक रूप से ये सदन नहीं, सदन उनके नेतृत्व के लिए होता है। सभी के प्रति एक भाव। और पहले हमने उदाहरण भी दिया, ये पहली परिस्थिति नहीं बनी है, इससे पहले भी लोग आए हैं। आप संविधान के दायरे में हम सभी काम कर रहे हैं और संविधान। कांग्रेस की जानिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान कहा गया है कि क्या पीएम मोदी के पसंदीदा सनतकार उनके साथ अपने खुशगवार ताल्लुकात की वजह से कानून को नजरअंदाज करते हैं। सुप्रिया सुनीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्जामात पर ईडी ने अब तक क्या इकदाम किए हैं। क्या ईडी सियासी लोगों के खिलाफ 95% मुकदमात करने से मुतमईन है। क्या मोदी जी के मधुर संबंधों के चलते उद्योगपति कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं? इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? 2017 से ही अनियमितताएं शुरू हो गई थी, 7 साल तक इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है? ईडी कौन सी नींद सो रहा है पेटीएम को लेकर, ये जरूर पढ़ना चाहिए। पेटीएम ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम केयर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा है? पहले अडानी और अब ये बार बार जो मोदी जी के लाडले हैं उनके खिलाफ एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अंत में 2 सवाल जरूरी हैं। ईडी के 95% केसेस विपक्ष के लोगों के खिलाफ है, क्या ईडी इससे संतुष्ट है? और पेटीएम का तमाम ट्रांजैक्शन में लेन देन है, 10 करोड़ से ज्यादा तो पेटीएम के उपभोक्ता है। क्या यह डेटा भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर हो रहा है? सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में करीब 137 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ, जिसमें पेटीएम का अच्छा खासा शेयर है। क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये डेटा गोपनीय है, ये डेटा सुरक्षित है, या इसकी ब्रीच हुई है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। पेटीएम का स्टॉक लगातार गिर रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इससे आहत हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गहन आरोप इस देश के बैंकिंग डीडीए के एहलकारों की जानिब से चंद रोज कबल महरूली में एक मस्जिद, मदरसा और मंदिर को मिसमार करने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐवान में कहा है कि डीडीए जिसकी तश्कील 1957 में हुई थी, सैकड़ों साल पुरानी महरूली मस्जिद को तजावुजात के तौर पर बयान करती है। क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी इबादत एक्ट को कबूल नहीं करती है?
एमसी ने पार्लियामेंट से चंद कदम के फासले पर सुनहरी बाग मस्जिद को तजावुजात करार दिया है। ऐसे में हुकूमत मुल्क को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को मिस्मार करने वाले अहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मजारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई 100 साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्षिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्लाह खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा, विरासतों को सहेजा जाता है। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने अखबार में कहा है कि जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता कई सालों से मुंतखबा हुकूमत के बगैर हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा है कि अफसरशाही की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और लोग मुश्किलात के शिकार हैं। के खिताब में हमारे लिए जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम के लिए लद्दाख और कश्मीर और जम्मू के आवाम के लिए कोई आश्वासन नहीं है, कोई यकीन दहाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जनाब 10 साल से जम्मू कश्मीर एक चुनी हुई लेजिस्लेचर के बगैर, हम गौरव करते हैं, हम फख्र करते हैं कि जम्मू जो हमारा मुल्क है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये क्या बात हुई कि इसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में 1.5 करोड़ लोग, नहीं पंचायतें चुनी हुई है, नहीं अर्बन लोकल बॉडी चुनी हुई है, ये खुद से सवाल पूछना चाहिए सदन को और नहीं असेंबली को। ये और हमें हवाला किया गया, 1.5 करोड़ लोगों को हवाला किया गया जनाब एक अफसरशाही के। अगर अफसरशाही ठीक है तो फिर सारे देश में अफसरशाही क्यों नहीं? हम क्यों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन पर? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले भी हुए इलेक्शन, तो वहां क्यों करें? और हम 1.5 करोड़ लोगों को क्यों महरूम किया जाए, जम्मू लद्दाख और कश्मीर के लोगों को? तो जनाब ये कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल माइंडसेट की इशारा करता है, कि एक अप्रोच की इशारा करता है, जो कि मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आशीष सूद का कहना है कि वो हर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन जमातों ने मुल्क की आवाम को गुज़िश्ता 70 सालों से उन पर सियासी इस्तेहसाल किया है। जिन लोगों को देश में अपने राजनीतिक भविष्य को जनता के भविष्य के साथ जोड़कर देखना है,
वे सब लोग परिवारवादी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए जुड़ रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनावों को लेकर और क्या आप सोच रहे हैं, कैसी तैयारी है जम्मू कश्मीर की और कितनी सीटें इस बार आप सोचती है भाजपा? देखिए, हम हारने से पहले हार नहीं मानते हैं। क्या जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कांग्रेस ने इंसाफ किया था? क्या 70 सालों तक वाल्मीकि समाज की बेटियों को, बच्चों को जिस प्रकार का दुर्व्यवहार झेलना पड़ा, पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी के अवसर नहीं मिले, क्या वो इंसाफ था? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के साथ इंसाफ हो रहा था? अगर इन सबको हमने खत्म किया है, बच्चों के हाथ में पढ़ाई की किताब की जगह पत्थर दिए जाते थे, तो क्या वो इस राज्य की माताओं और बहनों के साथ इंसाफ था? इंसाफ की बात कांग्रेस को करनी नहीं चाहिए। 84 के दंगों से कि खून से कांग्रेस के हाथ रंगे हुए हैं। जहां जिस इंसाफ की वो बात कर रहे हैं, यहां आप बड़ी मात्रा में महकमे पीएचई में काम कर रहे आरसी मुलाजमीन जो कि गुज़िश्ता 600 दिनों से अपनी मांगों को लेकर जम्मू में एहतजाज पर हैं, ने एलजी इंतजामिया से एक बार फिर मांग की है उनके जो भी जायज मुतालबात है उन्हें हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को कम से कम 600 दिन होने वाले हैं। इन 600 दिनों में 100-150 बार हर एक अधिकारी के साथ हमारी बातचीत हुई और नीचे से लेके टॉप तक एलजी साहब तक ये कहते हैं कि पीएचई का टेलीविजन डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने पे ये सब लोग जुड़े हुए हैं, तुले हुए हैं। देखिए, गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर हो या आज बर्फबारी हो रही है, हमारे साथी पीएचई का टेलीविजन दूर दराज पहाड़ों में आज अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जंगली जानवरों का खतरा है। पीछे हमारे एक साथी को भालू ने काट लिया, जंगल में वो ड्यूटी देने जा रहा था। आज भी हम लोग पूरी लाइफ अपनी रिस्क पे लेके चलते हैं, लेकिन एलजी साहब न जाने कौन से अधिकारी उनको जो पहले गलत गुमराह करते थे, लेकिन आज हम ये उम्मीद करते हैं श्री अतुल डुल्लू जी जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब बने हैं, पॉजिटिव किस्म के आदमी है। हमारा पीएचई डिपार्टमेंट एक पहले भी इशू था 12 बोतल का, वो इन्होंने हल किया था। हमारा पुरजोर अपील उनसे है कि हमारा ये मसला पूरी शब मेराज को मद्देनजर रखते हुए आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश की सरबराही में आज एक मीटिंग मुनक्कद हुई है जिसमें सब जिला त्राल के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में अफसरान को हिदायत दी गई है कि शब मेराज के मौके पर लोगों को हर एक मुमकिन सहूलियात मैसर रखी जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि शब मेराज की जो तकरीब होने वाली है, तो उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाएं, स्पेशली जो ऑफिसर्स यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में हैं उनको मदऊ किया था। तो डायरेक्शंस यही दी गई कि जो मार्केट चेकिंग जो होती है इंटेंसिफाई की जाएगी। इसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक मुनज़्ज़म टीम बनाई गई, उस टीम के माध्यम से जो है इंटेंसिफाई किया जाएगा, मार्केट चेकिंग की जाएगी। और उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो या राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारे का सारा का इंतज़ाम किया जा रहा है। एंड बहुत आसान और अफजल तरीके से ये फेस्टिवल जो है। जिला पूंछ की तहसील मंडी के इलाका ढाई की अवाम ने महकमे PMGSY के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। याद रहे, मुजाहरा करने का बुनियादी मकसद मंडी अढ़ाई खट्टा से 2 किलोमीटर सड़क की बदतरीन हालत जिसकी वजह से मकामी लोगों को गुनागो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। इस हवाले से एहतजाजियों ने कहा कि साल 2014-15 में बादल फटने के सबब सड़क ढह गई थी, जिसके बाद अगरचे महकमे PMGSY के जरिए एहतमाम सड़क का मरम्मती काम शुरू किया गया था, ताम आज तक सड़क की अबतर हालत जूं की तू है। जबकि इसके अलावा साबिक 2 जिला तरक्याती कमिश्नर समेत मौजूदा जिला इंतजाम तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने भी अढ़ाई सड़क के रास्ते मंडी तहसील का सबसे खूबसूरत सयाहती मकाम जबी का दौरा किया है, जिस दौरान आवाम को यकीन दहानी कराई गई थी कि जल्द ही इस सड़क को इलाके की आवाम के लिए बेहतर किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इंतजामिया ने कोई कदम नहीं उठाया है।
जिला इंतजामिया ने और मुतलका महकमे ने बारहा हमसे ये कहा कि हम इस रोड को ठीक करेंगे, लेकिन टेंडर होते ही टेंडर कैंसिल हो गया और हम उससे भी महरूम हो गए। अब हमें उम्मीद है कि जिला इंतजामिया और मुतलका जो है महकमा इस पर तवज्जो देंगे और इस रोड को आमदोरफ्त के बहाल काबिल बनाएंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे जो लोग बीमार हैं उनको एम्बुलेंस यहाँ ऊपर तक नहीं आती है, वहाँ 2.5 कट्ठे में उनको ड्रॉप किया जाता है, और अगर कोई हमें सामान लाना पड़ता है वो भी 2.5 कट्ठाई में ड्रॉप किया जाता है। और इससे बढ़कर यह कि हमारा एक ऊपर जबी तोती एक मकाम है जो काबिल सैर व तफरी है, वहाँ लोग इस बर्फबारी में आते, लेकिन रोड की फैसिलिटी ना होने की वजह से लोग कोई भी अड़ाई का रुख नहीं करता है। जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया और मुतलका महकमे से गुजारिश करेंगे कि इस रोड को जब तक नेक्स्ट टेंडर होता या इसका प्रोजेक्ट सेक्शन होता उस वक्त तक इसको काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए और जहां जहां से रोड डैमेज है इसको ठीक। 2015 में अचानक तोड़ा फटने की वजह से हमारी जो है 2 किलोमीटर रोड जो PMGSY की है वो डैमेज हुई थी, और 2014 से लेकर अड़ाई की आवाम ने आज तक जदोजहद की और हर प्लेटफार्म पर इस मामले को उठाया। और एक बार पहले इस रोड का टेंडर हुआ, कुछ काम हुआ, फिर काम बंद हो गया। फिर पिछली बार जब डिप्टी कमिश्नर साहब। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अब अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्टर मीर हिलाल हांजुरी के साथ, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।